हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को करवाने वाला हूं और इसमें कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन छाट के रखे हुए हैं जो आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको फंसते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट लैगिंग या कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो तो आप वहाँ मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं इस नोट को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको। इसमें जो ट्रिक्स है मैं थोड़ा सा उसको भी समझा देता हूँ कि कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है आपको। तो कुछ कॉन्सेप्ट है और उनको भी मैं थोड़ा सा एलेबोरेट फॉर्म में समझा दूँगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी लेक्चर को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी को देख लेंगे तो काफ़ी होगा आपके लिए। तो पहले देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो समझिए कि अगर हमने आइस ले रखा है पहले से, उसको हम क्या करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको मेल्ट करा रहे होते हैं, तो उसमें वाटर बन रहा होगा। तो ये चीज़ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चलेगी। ये फॉरवर्ड चलेगी तो हमें पता है कि डेल्टा जी जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब वही बात कर रहे होते हैं, इसी आइस को हम क्या ले रखे होते हैं कि -5 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने सेम यानी ए टेम्परेचर ले रखा है, लेकिन -5 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर की कंडीशन हमने चेंज कर दी है। -5 डिग्री सेल्सियस पे ले आए इसको, 0 डिग्री से भी कम में ले आए। तो क्या ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी? नहीं, ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे रखी हो उसे हम स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम रिएक्शन कंडीशन को हम चेंज कर दें। यहाँ पे जैसे बात करें रिएक्शन कंडीशन क्या क्या थी, टेम्परेचर और प्रेशर था। ठीक है, हम या तो प्रेशर को काफ़ी हद तक बढ़ा दें जिसकी वजह से मेल्टिंग बढ़ने लगे। ठीक है, या तो हम टेम्परेचर को -5 से 20 डिग्री, जैसे यहाँ पे था 20 डिग्री, वैसे हम तक ले आएँ जिसकी वजह से ये आगे की तरफ प्रोसीड हो पाए रिएक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो कैसे बात करनी है हमें, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो हमने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको जैसे ही हम हीट करते हैं थोड़ा सा, तो ये आगे की तरफ कैल्शियम ऑक्साइड और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो तो गैस होगा। ठीक है, तो ये जो होता है वो यानी उड़ जाता है। ठीक है, CO2 निकल जाती है बाहर की तरफ। तो ओपन कंटेनर में ये CO2 भागते जाती है जिसकी वजह से ये आगे रिएक्शन जो होती है प्रोसीड करते जाती है। तो होल रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन सम टाइम, यानी पूरी रिएक्शन जो होगी वो कुछ समय बाद पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये क्या हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो पूरी तरीके से टूट चुका होगा इन सभी में। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमेशा यूनि डायरेक्शन में होती है क्योंकि एक ही फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है। ठीक है, इसमें कोई बैकवर्ड रिएक्शन एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं कि एक कंटेनर के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है और उसको हीट कर रहे हैं, तब ये जो रिएक्शन हो रही है जब ये टूट रहा है तो यानी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ स्केप नहीं कर पा रही है, कंटेनर के अंदर ही है। और ये दोनों जो होते हैं प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अगर रिएक्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन भी एक आ जाएगी। ठीक है, और जब ऐसा बैकवर्ड रिएक्शन जो आ रही है वो उसका रेट जो होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर अगर हो जाएगा तो वो कंडीशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एक जैसे ग्राफ दे सकते हैं आप, एक ग्राफ मैंने बना रखा है इसमें जैसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करिए क्योंकि पहले तो डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा तो 100% पहले स्टार्टिंग में तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे क्या कर रही होगी, वो डिक्रीज कर रही होगी। और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो भी रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे, तो धीरे धीरे उनकी रिएक्शन जो होगी वो भी फास्ट होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होगी और एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी और वही होगा इक्विलिब्रियम टाइम, यानी ऐसा टाइम जहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच कर गए हम, यानी वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई है वैसा टाइम। तो ऐसा टाइम पे यानी कहते हैं फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड वाला दोनों रिएक्शन जो रेट होते हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, और आगे चलता जाएगा, टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा ये।
तो अगर बात करें अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे सबसे पहले बात करें तो उसमें क्या है कि ओनली सम इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्सिबल वन, यानी सभी नहीं रिएक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है। इरिवर्सिबल जितनी भी सारी रिएक्शन हैं सभी को रिवर्सिबल में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। जैसे फ्रूट राइपनिंग है, ठीक है, तो क्या फ्रूट राइपनिंग जो होती है, यानी अगर वो पक गया है कोई चीज़, संतरा पक गया तो फिर से वो कच्चा संतरा नहीं बन सकता, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोसेस होती है जिनकी हम कंडीशंस को चेंज कर दें जिसकी वजह से वो कन्वर्ट करती जा सकती हैं रिवर्सिबल वन में। जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा था, इसको ये इरिवर्सिबल वन थी लेकिन हमने कंटेनर के अंदर कर दिया तो कंडीशन चेंज की जैसे ही वैसे ये रिवर्सिबल वन बन गई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें क्या बात करें हम कि इफ प्रोडक्ट आर नॉन रिएक्टिंग, अगर प्रोडक्ट ही नॉन रिएक्टिंग हो, यहाँ पे रिएक्टिंग प्रोडक्ट है इसी वजह से ये पीछे जा सकी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे NH4 NO2 है, ये एक सॉलिड है, इसको हम जब हीट करते हैं तो N2 गैस और H2 में टूटता है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं, ठीक है, ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं। अगर नॉन रिएक्टिंग तो ये सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड नहीं जा सकती ये रिएक्शन, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिंग अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो ये भी एक तरह की इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा हो, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो तो 100% उसको इरिवर्सिबल में आप ठोके आएंगे, ठीक है। तो जैसे HCl ले रखा हमने और NaOH ले रखा है, ठीक है, ये बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगी रिएक्शन फिर से NaCl से NaOH और HCl हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑल PPT रिएक्शन जो होती हैं वो भी क्या होती है, इरिवर्सिबल वन होती हैं, ठीक है। कि AgNO3 जैसे है उसको KCl के साथ रिएक्ट किया तो AgCl जो होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो कहते हैं फिर से ये जो प्रेसिपिटेट जो है वो तो सॉल्यूशन में एक जगह नीचे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से ये आपस में फिर से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जा सकती। तो ये भी एक PPT वाली रिएक्शन जो होती हैं वो भी इरिवर्सिबल में आती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कंबशन रिएक्शन की। तो कंबशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है। जैसे आप किसी भी जैसे मीथेन को यहाँ पर जैसे आप ऑक्सीजन के साथ वो करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, यानी हीटिंग कर रहे हैं इसकी, तो ये कंबशन रिएक्शन है। तो इससे CO2 और वाटर बनेगा। तो CO2 वाटर को आप चेक करें तो CO2 वाटर आपस में रिएक्ट करके H2CO3 बनाते हैं, ये CH4 और O2 नहीं बनेगा बाद में। तो इस वजह से भी यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ऑन रिएक्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, अगर रिएक्टिंग प्रोडक्ट होगा, रिएक्टिंग प्रोडक्ट है यहाँ पर लेकिन वो फिर से रिएक्टेंट को नहीं बना रहा है तो भी वो इरिवर्सिबल में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना था। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हम जानते हैं डेल्टा G जो होता है वो हमेशा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए कि डेल्टा G0 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेल्टा G0 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा G की बात कर रहा हूँ। वो जो रिएक्शन का होगा वो हमेशा 0 होगा क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है यहाँ पर। इस वजह से डेल्टा G जो होता है वो 0 होता है। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल बट डायनेमिक प्रोसेस, याद रखिएगा, स्टेबल है पर डायनेमिक प्रोसेस, स्टैटिक नहीं होती है कभी भी। याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो वो फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, भले ही उनका रेट इक्वल है, इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है कि कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है उसमें, लेकिन वो 100% डायनेमिक है, यानी फॉरवर्ड भी जा रही होगी, बैकवर्ड भी जा रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, वो वैसा स्टैटिक बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा और रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन रिएक्शन का रेट जो होगा वो दोनों सेम होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वो स्टैटिक कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैब्लिश आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, यानी प्रोडक्ट साइड से भी हम कर सकते हैं इसको इस्टेब्लिश और रिएक्टेंट साइड से भी कर सकते हैं। किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का ज़्यादा हुआ तो बैकवर्ड जाएगी, तो धीरे धीरे जाते जाते और फिर रिएक्टिव बनने लगा, रिएक्टेंट का रेट फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो दोनों की रिएक्शन रेट जो होगी वो बराबर हो जाएगी। तो कहीं से भी इस्टेब्लिश की जाती है क्या, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो अब 6 पॉइंट की बात करते हैं इसमें। जैसे पहला एक दे रखा है कि NO2 और SO2 को रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या बनता है इसका, NO और SO3, ठीक है, NO और SO3 बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये तीनों जो गैसेस हैं आपस में जो दे रखी हैं, ये तीनों गैसेस कलरलेस गैसेस होती हैं, लेकिन क्या होती है, ये जो गैस होती है कहते हैं NO2 जो होती है वो एक ब्राउन गैस है, ठीक है। तो ब्राउन गैस है तो इसकी जो इंटेंसिटी हम चेक करते हैं एक क्लोज कंटेनर के अंदर, हम जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं ये, तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी और कलर जो होता है वो एक कांस्टेंट हो जाता है। जैसा यदि कहते हैं थोड़ा सा भी आपको ब्राउन दिख रहा है तो वैसा मेंटेन रहेगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा या कम ब्राउन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो कलर है वो मेंटेन है उसी इंटेंसिटी का, तो हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम आ गई है इस रिएक्शन की, ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं, इसमें एक पॉइंट छूट गया था मेरा, जैसे थर्ड पॉइंट पे आ गए थे डायरेक्ट, इसमें सेकंड पॉइंट को हम भूल गए थे, तो अब बता देते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज कंटेनर। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये जो बता रखा है NO2 वाला, ये क्लोज कंटेनर के अंदर हम इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, ये इसी का पॉइंट है एक तरह से, 6 पॉइंट का दोनों का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसमें क्या मेजरेबल प्रॉपर्टी हम यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो वो सब जो होती हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़, वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम के समय पे। यहाँ पे जैसे देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, यानी कलर जो था वो कांस्टेंट था एक तरह से, इंटेंसिटी उसकी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है एक जगह, फिर जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन वो धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रही होगी। लेकिन जो रेट होगा यानी कहते हैं फॉरवर्ड का, अब धीरे धीरे जब प्रोडक्ट बनते जाएगा ना, प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाने लगेगा, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो जब बराबर हो जाएगा जिस टाइम पर, वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगे। इसका यहीं पे मैंने एक मतलब लिख रखा है कि की पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन CP=CR, यानी ये इसका ये इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता कि ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसा टाइम था जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉइंट नहीं था कि इक्विलिब्रियम आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन का बराबर नहीं होना होता है, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड कहाँ और बैकवर्ड रिएक्शन जो हो वो आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना होता है आपको। अब बात कर लेते हैं एक्टिव मास के बारे में। तो एक्टिव मास जो सिंपली होता है वो मोलैरिटी होता है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसकी मोलैरिटी को हम सिंपली एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के लिए एक्टिव मास जो होता है और या प्योर लिक्विड के लिए वो 1 लिया जाता है, हमेशा 1 लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको एक बात करनी है कि Kc और Kp कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन दे रखी है ये पर्टिकुलर जो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो हम जब भी लिखते हैं हमेशा Kc अगर लिखना हो तो प्रोडक्ट का इधर यानी ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का लिखते हैं और उसकी पावर लगा देंगे। जैसे A यहाँ पर है तो उसका स्मॉल a पावर है, ठीक है, और B है तो स्मॉल b उसका पावर है, तो उसका पावर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यानी इसके कोफिशिएंट को पावर बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज़ कर दिया मैंने। तो इस चीज़ को Kc को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकते हैं, ऊपर वाला फॉरवर्ड और नीचे वाला बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको हम Kp को कैसे लिखेंगे, अब Kp के लिए क्या कर देना आपको, सिंपली जो प्रेशर होगा, जैसे B का प्रेशर होगा ऊपर, तो उसकी भी आपको कोफिशिएंट को उसके पावर बना देना है, ठीक है, यही चीज़ करना है। जैसे रिएक्टेंट का होता है यानी कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है, वैसे ही प्रेशर का भी वही सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं Kp और Kc में रिलेशन कैसे लेंगे हम। तो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्या चीज़, जैसे आप PV=nRT जानते हैं ना, तो उसको हम V को नीचे रख दें यानी कहते हैं मोल्स के, तो एक कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है टर्म, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म बन गया, तो इसी को आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को आप Kp के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि Kc के साथ इंटू करना है RT को या Kp के साथ करना है RT को इंटू। तो इसके लिए मैंने यही ट्रिक बनाई कि आप वही जो बॉयल्स लॉ वाला यानी क्या कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, उसी से आप याद रख सकते हैं कि इस चीज़ को आपको याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी वो समझनी है आपको। तो बैलेंसिंग मोल्स लिए जाते हैं, यानी जो आपने बैलेंस करने के लिए जो है ये लगाया ना या कोफिशिएंट्स, ये बैलेंसिंग मोल्स ही हैं, एक तरह से बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो बैलेंसिंग मोल्स जो होते हैं उनको आपको सम कर लेना है, यानी प्रोडक्ट साइड के सारे को सम कर लेना है, जो गैसेस होंगे, जितने भी गैसेस होंगे उन्हीं का लेना है आपको, ये याद रखिएगा। यहाँ पर गैस की बात होगी सारी, Kp क्योंकि Kp है ना आपका प्रेशर वाला सिस्टम है, तो प्रेशर गैस लगाएगा ना, तो सारे गैसेस वाले सिस्टम का लेना है आपको। तो प्रोडक्ट में जितने भी गैसेस होंगे उनका सबका आपको सम कर लेना है, उनके मोल्स को माइनस कर देना है रिएक्टेंट वाले के यानी गैसेस के मोल्स को, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे कैसे डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है हम रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए जैसे A+ का हाफ का B यानी कहते हैं C बन रहा है इससे, ठीक है। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K1, ठीक है। और इसी को हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया कि C से बन रहा है A+ का हाफ का B, ठीक है, ये इसके लिए K2 है। तो हमने ये K1 को अब K2 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे K2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या किए हैं असलियत में, ये जो रिएक्शन थी इसको हम जस्ट रिवर्स किए हैं,
तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसका 1 हो जाता है, यानी इसको रिवर्स करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इन्वर्स में चला जाता है। याद रखिएगा ये चीज़, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, रिवर्स कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्स में चला जाता है, यानी उल्टे में चला जाता है, यानी 1 में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसी वजह से हम K2 और K1 को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री की बात करें आप, स्टोइकियोमेट्री में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें क्या था, यही जो रिएक्शन थी वही उसी को मैंने ले रखा है, इसके लिए K1 था। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को, तो इसके लिए K2 हो गया। अब वहीं K2 और K1 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने मल्टीप्लाई किया है अगर, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, अगर आपने डिवाइड किया है, ठीक है, यानी 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे होते तो रूट लग जाता, ये याद रखिएगा। डिवाइड कर रहे हो तो रूट लग जाता, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो K1 का स्क्वायर हो जाएगा K2। ठीक है, जो फाइनल वाली रिएक्शन होगी उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो K1 से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओल्डर की आपने क्या कर दी है, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि डबल किया ना आपने, तो रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाएगी। और थर्ड पॉइंट में क्या बात करें, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कैसी रिएक्शन की, तो जैसे आपने कई सारी रिएक्शन को आपस में प्लस करके फाइनल रिएक्शन निकाली है, A से D जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन ये दे रखी है, या ये सारी रिएक्शन को आपने आपस में ऐड कर दिया है, तो इसके लिए K1 और K2 सभी के लिए अलग अलग दे रखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो फाइनल रिएक्शन होगी उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, सभी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपस में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो अब जजिंग कैसे करें हम, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है या जस्ट शुरू हुई है या बीच में है कहीं, तो हमें समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम अगर 10⁻³ से कम है तो क्या होता है, ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा रखा है ना, बड़ा खुला है उसकी तरफ मुँह, तो ज़्यादा रखा है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है, यानी लगभग ऑलमोस्ट प्रोडक्ट पूरा बन चुका है और रिएक्टर लगभग कुछ मात्रा का बचा हुआ है। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम अगर 10⁻³ से भी कम है अगर, तो हम ये कह सकते हैं रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुई है, या हम कह सकते हैं स्टार्ट भी नहीं हुई है, एक तरह से क्या बोले हम कि सिंपली बस हार्डली प्रोसीड कर रही है बंदी। ठीक है, तो थर्ड में बात करें हम, तो K इक्विलिब्रियम जैसे है कि अगर इन बिटवीन हो, इन दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं इन दोनों के बीच में अगर कहीं हो, तो हम ये कह सकते हैं कि एप्रेसिबल अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट कर चुका है और प्रोडक्ट का बन चुका है, यानी कुछ जो लिखा जा सकता है, यानी कहते हैं प्रोडक्ट का अमाउंट और रिएक्टेंट का अमाउंट वो कुछ एप्रेसिबल है, यानी हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक ट्रिक की। आपको कई बार कन्फ्यूजन होती है कि रिएक्शन क्वेश्चन दे रखा है और K इक्विलिब्रियम दे रखा होता है, तो इस तरीके का साइन बनाकर दे रखे होते हैं। ठीक है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, तो उसमें आपको जज करना होता है कि बैकवर्ड रिएक्शन जारी होगी या फॉरवर्ड रिएक्शन जारी होगी। ठीक है, तो सबसे दिक्कत पड़ जाती है, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बना रखी है कि आपको कभी भी याद रखना है, ये जो मुख खुला हुआ है इसका, वो K इक्विलिब्रियम का जो ये इस तरह का K बनाते हैं ना, इसका भी जो मुख खुला वो आपस में सेम डायरेक्शन में अगर खुला होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, याद रखिएगा कभी भी। और ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी मुख इधर की तरफ खुल जाए, K इक्विलिब्रियम का इस तरफ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बैकवर्ड रिएक्शन है, तो इस तरफ मुख खुल गया इसका, और इसका मुख इधर की तरफ खुला है, इसका लेफ्ट की तरफ खुला है तो इसका राइट की तरफ खुला है, तो अपोजिट खुले हैं तो बैकवर्ड चलेगी ये रिएक्शन, यानी दोनों रूठे हुए हैं एक दूसरे तो बैकवर्ड चलेगी। तो फॉरवर्ड जाने के लिए फेवर की जाएगी फॉरवर्ड को तब जब दोनों साथ चलेंगे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक, फॉरवर्ड जाएगी। अब K इक्विलिब्रियम जब कहते हैं K के सेम हो जाए, Q के सेम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम उस समय यानी कहते हैं इक्विलिब्रियम पे होगी रिएक्शन पूरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल की। तो इसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम पे, जो कंडीशन थी प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन होगी, हमने क्या की उसकी कंडीशन को हमने चेंज करना चाहा। जब कंडीशन को हम चेंज करेंगे तो रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाकर उस जो चेंज को मिनिमाइज़ करेगी। ठीक है, मिनिमाइज़ करने का मतलब ये बैलेंस करने का मतलब, यानी जो रिएक्शन में कोई हमने दिक्कत की थी उसको फिर से वो पीछे ले आएगी, कहेगी मैं जहाँ रहना चाह रहा हूँ वहीं रहेगी। ठीक है, यानी एक तरह का इनर्शिया समझिए। ठीक है, तो एनालॉजी यहाँ ले सकते हैं कि भैया हमने क्या किया, हमने पानी यहाँ से निकाल लिया कुछ, तो पहले इतना भरे हुए थे दोनों। ठीक है, हमने कुछ पानी निकाल दिया, तो क्या कहेंगे ये दोनों कि भैया दोनों इक्वल कर लो अपने, यानी कहते हैं सतह को इक्वल कर लेंगे, तो इधर की तरफ पानी जो होगा फ्लो कर रहा होगा, जो जिसकी वजह से इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इधर साइड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो कैसे ली चैटेलियर प्रिंसिपल को हम डिफाइन करते हैं कि पहले देखा जाए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है
अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या इफेक्ट होगा, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो आप समझिएगा टेम्परेचर का इफेक्ट तब होगा जब कोई भी रिएक्शन, जैसे अमोनिया फॉर्मेशन था, ठीक है, N2+S2, N2+S2 हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है, इससे NH3 बन रहा था। और ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ से पहले ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, इधर तक हीट है ना, तो ज़्यादा टेम्परेचर इधर, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, कि टेम्परेचर को वो डिक्रीज़ करे, कि ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे था और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो और टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ का, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड ले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की हीट जो कम हो जाए। तो वहीं कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, वही चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करेंगे, इसकी बढ़ा दिए जैसे कॉन्सेंट्रेशन को आप, तो फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी कि कॉन्सेंट्रेशन को वही मिनिमाइज़ कर दिया जाए फिर से, ठीक है। वहीं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है, कैसे आपको देखना है कि प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या खुद का खुद घट जाएगा। आप देखिए कंटेनर पे अगर ऊपर पिस्टन लगा रखा है, प्रेशर आपने बढ़ाया तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ये, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो आप देखते हैं कि Ng/V, ये रिलेशन आपको याद रखना है, Ng/V, ठीक है, हमेशा। तो वॉल्यूम जैसे ही घटेगा ओवरऑल वैल्यू जो होगी टोटल वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, जिससे गैसेस मोल जो हो वो क्या हो, कम हो। तो गैसेस मोल देखे जाए यहाँ पर, तो इधर डायरेक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर जाएगी प्रेशर बढ़ाने पर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जानी चाहिए, जिसकी वजह से गैसेस मोल जो होंगे वो कम होंगे। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो टोटल इधर 4 है, इधर देखा जाए 2 है, तो गैसेस मोल्स क्या होंगे, कम हो रहे हैं ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में कम हो रहे हैं, तो इस वजह से ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिससे गैस मोल्स क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो कई रिएक्शन जिसमें डेल्टा Ng जो होता है वो 0 होता है, तो उसमें PV का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अभी दिखा देंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है इनर्ट गैस का मैंने, तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, यानी प्रेशर वेशर को यानी कहते हैं जो भी चीज़ वॉल्यूम जैसे ऐड करेंगे इनर्ट गैस का, तो उससे क्या होगा, टोटल प्रेशर जो होगा, ओवरऑल प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो तो सॉलिड यानी कहते हैं पूरे मिक्सचर का इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये याद रखिएगा एक चीज़। वहीं बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर बात कर रहे होंगे हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या होगा, टोटल प्रेशर तो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हमें मेंटेन करना था, समझ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर हमें मेंटेन करना था, लेकिन हमने इनर्ट गैस डाल के उसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वलाइज करने के लिए, यानी फिर से प्रेशर को उसी वैल्यू पे ले जाने के लिए हमें वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम को जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो नीचे वाला आप देखते हैं ये रिलेशन जो होता है, इसमें वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ करेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये इस वजह से किया गया, वॉल्यूम का इस वजह से इंक्रीज किया गया कि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर पाएँ, ठीक है, जो कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम था उसे मेंटेन रख पाएँ, क्योंकि इनर्ट गैस डालने पे प्रेशर बढ़ना है 100%, तो हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे जिससे प्रेशर फिर से वहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखा जाए रिलेशन, जिसमें N2+O2 इससे 2NO बन रहा है, ठीक है। इसकी अगर डेल्टा Ng देखा जाए वो आएगी 0, डेल्टा Ng 0 आती है। इस वजह से हम कह सकते हैं इनर्ट गैस अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालें या कांस्टेंट प्रेशर पे डालें, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला इस पर, क्योंकि डेल्टा Ng जो है वो 0 है। तो पहली बात तो इसमें तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, और इसमें जो आ सकता था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा Ng वाला 0 हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ये अब आखिरी है, आपको की पॉइंट्स देख लेने हैं जल्दी जल्दी। जो आइस होती है, ठीक है, वो मेल्ट करेगी फास्टर जब हम टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दें ऊपर से, ठीक है, आइस पे, तो हमेशा इंक्रीज़ कर जाएगी। ये तो आप सिंपल नॉर्मल यानी कहते हैं आप जानते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, कि आप दबा दें आइस को या थोड़ा सा हीट कर दें तो मेल्टिंग प्रोसेस तेज़ हो जाती है। वहीं अब ग्रेफाइट की बात करें तो वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है डायमंड से ज़्यादा स्टेबल है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो आप इसे टी से याद रख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक में टी आता है तो ग्रेफाइट में भी टी आता है। तो आप लिखेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबल की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबल, तो आप लिखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड ऐसे लिखेंगे, तो इसमें पहले टी आता है तो टी वाले बगल में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो उल्टा कर देंगे आप उसके लिए, केमिकली स्टेबल के लिए, कि डायमंड जो होते हैं वो ज़्यादा केमिकली स्टेबल है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। अब वही बात करें हम फोर्थ वाले पे पॉइंट पे, कि इसमें ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द डायरेक्शन वेयर द मोर डेंस मटेरियल इज प्रेजेंट। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हमने प्रेशर का इंक्रीज़ किया, ये जो रिएक्शन हो रही थी, जो मेल्टिंग हो रही थी आयरन की, वो अगर हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो सॉलिड जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
यही चीज़ उल्टा है अब मेल्टिंग ऑफ आइस में। वही मेल्टिंग ऑफ आइस में आपने आइस लिया है, इस पर प्रेशर लगाइएगा तो मोर लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो यानी कहते हैं मेल्टिंग शुरू हो जाएगी प्रोसेस ज़्यादा। तो यही एक्सेप्शन है ये केस का, ठीक है। तो आप डेल्टा जी नॉट को, ये रिलेशन आप याद रखिएगा हमेशा, इसको हमेशा इसी तरीके से एक फॉर्मूला की तरफ याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक डिफरेंस आप याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा गंदा कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, वैसे गंदे से कोई मतलब ही नहीं है आपको बस रटना है, किसी तरह भी रटना है, आपको याद होना चाहिए वहाँ पर। एनटीए नहीं पूछने वाला कि आपने गंदे तरीके से याद किया है अच्छे तरीके से याद किया है, ठीक है। उनको बस आपको ओमार में दिखना चाहिए गोला भरा हुआ। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो होता है उसको हम याद रख सकते हैं रिवर्स ऑफ हॉट लिप, ठीक है। तो इसमें क्या रखना है कि एस सी याद रखेंगे आप कि हाई टेम्परेचर, और ये से याद रखेंगे एल से लो और प्रेशर, ठीक है। अगर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, ठीक है, N2+H2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो फेवर कैसे कर सकते हैं हम? फेवर ऐसे कर सकते हैं कि इसका हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें हॉट लिप का, यानी हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हों और हाई प्रेशर की बात कर रहे हों तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा वहाँ पर, ठीक है। और रियल गैस का बिहेवियर जो वो आइडियल गैस की तरफ तब हो सकता है जब हम हॉट लिप की बात कर रहे हो, यानी हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हो और लो प्रेशर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होता है। तो अगर बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन आप सिंपली ऐसे याद रखिए, फालतू का बहुत बड़ा होता है वो कॉन्सेप्ट, कुछ होता नहीं है वैसे कॉन्सेप्ट में ज़्यादा, लेकिन फालतू की चीज़ें होती हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि मास एक्शन ऐसे समझ सकते हैं, मास का एक्शन, ठीक है, कि अगर जहाँ पे ज़्यादा मास होगा उसकी वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा मास है, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी, और वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, कि पावर पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो चीज़ ज़्यादा होगी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ये ज़्यादा है तो उस वजह से आगे की तरफ शिफ्ट होगा, अगर बी ज़्यादा होता है तो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, अगर दोनों क्या हो जाएँ आपस में रेट बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम वो हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ठीक है, वो आप ट्राई कर लीजिए, जिससे मैं उसके सॉल्यूशन में बता दूंगा यहाँ पर। तो आपको कोई भी डाउट पड़ता है तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे टेलीग्राम का चैनल नहीं, मेरा वो है, यही कहते हैं एक ग्रुप है, तो उसका लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं कि इसमें कुछ आपको ट्रिक्स मैंने जो बता रखी है उसको अप्लाई करनी है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कुछ जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर ले रखे हैं और चुन के लिए हैं कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो उन्हें पढ़ाए हैं वो भी क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो इस वजह से पहले वाला जैसे दे रखा थी हाफ दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जिसकी वजह से ये इस तरह के दिख रहे हैं, लेकिन इसको मैंने रिवर्स भी किया है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसके लिए हमने क्या K1 रखा है, तो हमने क्या किया होगा, इसको पहले स्टेप में हम ले लेते हैं कि इसको हमने डबल किया है तो K का स्क्वायर होगा, और दूसरे स्टेप में देखा है कि हमने कि रिवर्स भी किया हमने रिएक्शन को, तो 1/K² होगा, ठीक है। तो यहीं देख लीजिए कोई ऑप्शन है ऐसा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इस तरीके से ये वाला करना, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं दिखा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है, इस तरह का आपको देखना है, किया हो गया आपका पूरा, ठीक है। चलिए मैं आपको, ये आपने देख लिया, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा इसका। जैसे ये 8th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें 8th क्वेश्चन पूछा गया है जिस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस की बात कर रहा है, कैसे ऐड किया तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने अमोनिया वाला पूछ रखा है, वहाँ पर जैसे मैंने ट्रिक बता रखी थी उसमें कैसे याद रखना है, तो इससे आपको बता देना है कि क्या होना है यहाँ पर, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमने दे रखे हैं कि जिससे जो वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कहते हैं स्टेटमेंट वाइज वाले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये सब वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने इसमें ट्रू फॉल्स में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप देख लें, इसमें आपको कोई दिक्कत पड़े तो मुझे लग रहा है कि कोई आपको दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हैं सारी चीज़ें, इसमें कुछ मैंने ट्रिक भी नहीं ज़्यादा अप्लाई की है कोई, ठीक है। जो आपको जो चीज़ें थी वो बता रखी मैंने लेक्चर में पूरे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसके सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसको सॉल्यूशन को देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपका मन भी उब जाएगा। लेकिन आप क्या करिएगा कि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो लगे आपको तो जो सॉल्विंग पार्ट है, ठीक है, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट है, उसको आप थोड़ी देर बाद करिएगा। आप पहले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो प्रिंट आउट ले लीजिए, ज़्यादा सही है। मैं PDF फॉर्म आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
और इतने ही से आएगा, आप ये मान के चलिए, इससे बाहर नहीं आने वाला। आपका जिस तरह का पैटर्न है, मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद इस तरह के क्वेश्चन को चूज़ किया है, ठीक है। तो इस वजह से आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये मान के चलिए। और आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी जो हो क्वेश्चन सॉल्व करने की वो ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए, थैंक यू।